का प्रधानमंत्री जो बैठा है वो प्रधानमंत्री कुर्सी से उतर भी सकता है अगर यही छेदू चमार जैसे लोग वोट देने में मना कर दे। यदि यही जनता कह दे कि हमें तुम पसंद नहीं हो, इस बार अगर जनता ने कह दिया हमें तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारे धर्म की राजनीति हम पसंद नहीं आती, तुम्हारे हिंदू मुस्लिम की नफरत हमें पसंद नहीं आती, पड़ोसी राज्य में कौन भूखा मर रहा हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमारे देश के अंदर इन्हीं 5 सालों के अंदर खाने के ऊपर 71% जो है फूड रेट पर 71% दाम बढ़ गए हैं, महंगा हो गया है। यहाँ पर हर चीज महंगी होती चली जा रही है। आप इतनी महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आप बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क भूखा मर रहा है। अरे वो भूखा मरे या प्यासा मरे, पहले ये बताइए ना जिस देश में हम रहते हैं, हमने तुम्हें पड़ोसी मुल्क के लिए नहीं चुना है, हमने तुम्हें हमारे भारत के लोगों के लिए चुना, अपनी भूख के लिए चुना, अपने लोगों के लिए चुना है कि आप हमारे इंतजाम करेंगे, हमारे देखेंगे, हमारे देश की तरक्की करेंगे। इसलिए नहीं कि आप दूसरे पड़ोसी का बताएंगे वो तो भूखा मर रहा, तुम्हें तो फिर भी। और कहते हैं कि यहाँ पर देश के अंदर लोकतंत्र है, यदि लोकतंत्र है तो सीओ सत्येंद्र तिवारी जैसे ये ब्राह्मण जाति के लोग जहां जहां भी बैठे हैं वहां वहां जातीय घृणा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। आज नामांकन प्रक्रिया में आपने देखा होगा, ये जब व्यक्ति, आज तो वीडियो आ गई, खुल गया कि आपको पता चल गया कि कितना घृणित जातिवादी व्यक्ति है। जब ये अपनी कुर्सी पे बैठा होगा और भी कमजोर वर्ग के लोग आते होंगे तो क्या उनकी बात सुनता होगा, क्या उनको न्याय देता होगा, क्या इसकी सोच महिलाओं के प्रति अच्छी होगी, क्या इसकी सोच उन जातियों के प्रति अच्छी होगी जिन जातियों को उठाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में स्पेशल प्रावधान की? नहीं होगी, कतई भी नहीं होगी। तो ऐसे लोग आज प्रशासन में भी जमकर बैठे चुके हैं और ऐसे लोग सत्ता में भी जमकर बैठ चुके हैं। अब बात उन लोगों की है, छेदू चमार से सीखने की जरूरत है कि स्वाभिमानी कैसे बनना है। छेदू चमार के पास भले ही पैसा नहीं है लेकिन छेदू चमार का जो कॉन्फिडेंस है, छेदू चमार का जो स्वाभिमान है वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत अमीर है, रिच है। तो उससे सीखने की जरूरत है। कुछ चमार तो आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जी हजूरी कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन छेदू चमार जानता है कि देश का सबसे बड़ा मंदिर इस देश की पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट सबसे बड़े मंदिर जाने के लिए वो धक्के भी खाकर आया। जो धनपति लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे देश में, तो जो नामांकन करने जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, पूजा कराते हैं माँ से या पिता से, मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, और फिर जो है रास्ते में बड़े बड़े अफसर उनको सैल्यूट मारते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है नामांकन दर्ज करने की जो धनपति लोगों की, तो उनका बाकायदा कवरेज चलता है टीवी पर और उनकी जो है खबरें आती हैं, बड़ी बड़ी अधिकारी सैल्यूट मारते हैं, गाड़ियों काफिले चलता है। लेकिन छेदू चमार को यहाँ नामांकन भी नहीं करने दिया गया। क्या ऐसी हालत में दलित कभी सत्ता में बैठ पाएंगे जिस तरह से उनको जो है नीचे भगाया जा रहा है, फेंका जा रहा है मैन स्ट्रीम से? देखिए, ये तो दलितों को सोचने की जरूरत है कि दलित क्या चुनना चाहता है। दलित अपनी आज़ादी चुनना चाहता है या दलित भीख चुनना चाहता है या गुलामी चुनना चाहता है, ये उसको चुनने की जरूरत है। मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि छेदू चमार जैसे आत्मविश्वासी और सबसे बड़ी बात, अगर स्वाभिमान, इस समाज का स्वाभिमान जाग जाए तो ऐसे तिवारी जैसे लोगों के जो स्थिति है ना, मानसिक स्थिति, वो विचारों का परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब तक दूसरों की गुलामी नहीं छोड़ेगा, इन्हीं लोगों के मंदिरों में माथा टेकते टेकते, इनकी नाक रगड़ते रगड़ते इनकी जीवन गुजर गई, पीढ़ियां गुजर गई, बच्चे बूढ़े हो गए, जवान होते होते मतलब जिंदगी के कितने सारे पड़ाव इन्होंने देख लिए, इनका कोई भला नहीं हुआ है। अगर कोई भला होगा तो सत्ता से होगा, यदि कोई भला होगा तो इस देश के प्रशासन में बैठने से होगा। जब प्रशासन में तुम्हारे लोग होंगे तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अगर ये छेदू चमार के सामने सीओ सत्येंद्र, अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो ये ऐसी घटिया हरकत नहीं करता। यदि कोई, अगर ये इनके उसका होता, क्योंकि दलित वर्ग के लोगों को प्रशासन से धक्का मार के बाहर भगाया जा रहा। इसीलिए रिजर्वेशन से नफरत करते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन से अगर चले जाएंगे तो ऐसे ईमानदार लोग चले जाएंगे जो गरीबों की भी कदर करेंगे। लेकिन सत्येंद्र खुद आईपीएस हैं, उन्होंने संविधान पढ़ा होगा, उनको सारी जो है ज्ञान होता है अधिकारों का, कानून का, तो वह कैसे हरकत कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए, वो हरकत उसकी अपनी एक मजबूरी है। वो जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक, बचपन से लेकर जवानी तक ये जातिवाद के साथ ही परवरिश होती है इनकी। तो ये कानून नहीं पढ़ा? कानून इनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। कानून केवल इस्तेमाल करते हैं नौकरी पाने के लिए, तनख्वाह खाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए। कानून का इस्तेमाल सिर्फ इतना करते हैं। कानून का इस्तेमाल जब करते हैं जब कोई सच्ची बात बोले और उसको झूठे मुकदमे में फंसाना हो तब इस्तेमाल करते हैं। कानून को अपने नकल करके पास हुए हैं ये वही लोग हैं जो मेरिट का ओनर होते हैं, जो डोनेशन देकर के इस तरह की कुर्सियों पर डोनेशनधारी अधिकारी हैं, जिनके पास न संविधान की समझ होती है,
ना जिनके पास अभी मानव तद कि संविधान से पहले एक और बात है कि हमारी मौलिकता तो होनी चाहिए, हमें नैतिकता तो होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को अगर लाइक नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वहां पे और भी इसके नीचे कर्मचारी होते हैं, लेकिन इसकी घृणा इतनी है कि इन्हें खुद ही धक्के मार के भगा दिया। ये नौकरी से बर्खास्त होने वाला लायक काम है, लेकिन सरकार उनकी चल रही है। उनको लगता है कि हम प्रशासन में ही बैठे हैं, हम शासन में ही बैठे हैं, इन गरीबों का कौन है, हम इसे देखने वाले, इन गरीबों का कौन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, वो संविधान में इनके हाथों में गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सही तरीके से भी कर कुछ सकते लोग कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है इस घटना के बाद से। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इस भारत में गरीब और अमीर सबको बराबर का अधिकार है, समानता का अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इस देश में अगर इस देश का गरीब जाता है तो सबसे पहले प्रशासन को उसका सम्मान करना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष करके वहां से यहाँ तक साइकिल चला के आया है। नैतिकता भी ये कहती है, और सबसे बड़ी बात संविधान ये कहता है कि इस देश में यदि अमीर के चापलूसी में अगर तुम लग जाओगे तो गरीब के अधिकार पिस जाएंगे, और आज वही गरीब को इन्होंने पीस दिया है। संविधान वकालत करता सबसे पीछे खड़े हुए लाइन में व्यक्ति की, लेकिन ये जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं ये वकालत और चापलूसी करते लाइन में सबसे आगे खड़े हुए व्यक्ति की। तो यही अंतर को मिटाना, इसीलिए अच्छी राजनीति, अच्छे शासन की, अच्छे प्रशासन की जरूरत है, जहाँ अच्छे लोग हों, जहाँ ऐसे लोग हों जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो इस देश में अगर इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना तो इस देश में SC ST का जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाना होगा, उनको नौकरी में बिठाना होगा, क्योंकि वो ईमानदार होते हैं। SC ST के अधिकारी कर्मचारी हमेशा ईमानदार होते हैं, एक आदि कोई होता होगा, लेकिन 99% लोग ये अधिकारी जो रिजर्वेशन से गए हुए अधिकारी होते हैं ये ईमानदार होते हैं। इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करने का इनको खतरा रहता है, ये डर के मारे भी कुछ नहीं करते, और दूसरा ये बचपन से ही दर्द और गरीबी झेल कर जा चुके होते हैं, तो इनके सामने कोई गरीब आता है तो ये उसका शोषण कम करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये वो सब चीजें झेल करके वहां कुर्सी पर बैठते हैं, कितनी मेहनत से बैठते हैं। इसलिए देश को अगर अच्छा और सुदृढ़ और सशक्त बनाना है तो रिजर्वेशन इस देश के अंदर बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग जो है एक एक वोट डलवाने के लिए कई सौ किलोमीटर तक अपनी टीमें भेजता है, चुनाव अधिकारी भेजता है, वहाँ पोलिंग बूथ बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो है चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। एक आदमी का जो इस तरह से तिरस्कार किया गया है अधिकारी के द्वारा। चुनाव आयोग हो, चाहे देश के PM हो, इस देश का चाहे वो व्यक्ति हो जो आवाज उठाने में धर्म के नाम पर गला काटने के लिए बात करते हैं, जीभ काटने की बात करते हैं, वो सबके सब एक ढोंग और पाखंड की राजनीति के इर्द गिर्द हैं। जो मेन पॉइंट है सत्ता, उस पर जाने के लिए और वहां जाने के लिए छेदू चमार जैसे लोग हिम्मत करेंगे तो उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए इनके जो ये प्यादे बैठे हुए हैं प्रशासन में, ये यहीं से इनकी हिम्मत को तोड़ने का काम करते हैं, ताकि ये छेदू चमार जैसे लोग ऊपर ना पहुंच पाए। तो जो प्यादों ने काम किया है वो उससे उसकी तारीफ करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, ना कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि छेदू चमार जैसे लोगों को अगर यहाँ नीचे प्रशासन के लोग नहीं रोकेंगे तो यही छेदू चमार जैसे लोग कल को आकर के इनके बराबर खड़े होंगे और सैद्धांतिक राजनीति का सबूत देंगे। दीदी निधेश जी, हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, आम चुनाव चल रहे हैं देश भर में, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक दलित व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है, मतलब वो नामांकन करने जाता है, जिनका नाम है छेदू चमार। वो नामांकन करने जाते हैं निर्वाचन कार्यालय में, तो उनको एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम सत्येंद्र तिवारी है, वो उनको धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम चुनाव लड़ने कैसे आ गए। वीडियो वायरल हो रही है पूरे देश और दुनिया में। इस घटना को लेकर काफी मुखालफत हो रही है ऐसे अफसरों की, ऐसे लोकतंत्र में जो ये जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं। आप इस घटना को किस तरह से देखती हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि इस समय चुनाव का महापर्व चल रहा है और वास्तव में भारतीयों के लिए या किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये जो वोटिंग का समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही विचारणीय समय होता है अपना लीडर चुनने का। जब हम जनता से कहते हैं अच्छे लीडर को चुनो, स्वाभिमानी लीडरों को चुनो, तो हम ऐसे ही लीडरों के लिए कहते हैं जो छेदू चमार जैसे लोग हैं, जो स्वाभिमान के साथ चुनाव प्रक्रिया में खुद को शामिल करते हैं, आगे रखते हैं और जो इस तरह की मुसीबतें झेल कर के भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, चुनाव में विश्वास रखते हैं। जो CO सत्येंद्र तिवारी है वो छेदू चमार को कार्यालय से धक्के मारकर भगा रहे हैं कि तू यहाँ ढकली बजाएगा, तू यहाँ बर्तन बजाएगा या तू यहाँ पर आकर के नामांकन कैसे कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये सोचने वाली बात है कि जब देश के अंदर हम भारत के लोग, भारतीय संविधान पहली लाइन में ये कहता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब CO सत्येंद्र तिवारी अकेला मात्र नहीं है, या इस देश के अमीर या धन्ना सेठ हम भारत के लोग नहीं है।
ऐसे छेदू चमार जैसे गांव में रहने वाले, बर्तन बेचने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले और सड़क पर झाड़ू लगाने वाले लोग, ये सब भी हम भारत के लोग में शामिल हैं। इनका भी भारत इतना ही है, इनका भी सरकारी कार्यालय इतना ही है जितना सरकारी कर्मचारी का है। इन्हीं की सेवा के लिए, इन्हीं के कामों के लिए सरकारी दफ्तरों का निर्माण किया जाता है, सरकार उनको सैलरी देती है। तो ये सीओ सत्येंद्र तिवारी जो औकात बता रहा है कि अगर अपनी औकात पे अगर ये समाज आ जाए, जिन गरीबों की औकात बता रहा, कल को जब ये छेदू चमार जीत करके पार्लियामेंट में अगर बैठ जाए तो यही सीओ सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग छेदू चमार के पैरों में जाकर टोपी रखेंगे। यही सीओ सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग छेदू चमार को साफ साफ कर और आने से पहले उसके लिए कुर्सियां बिछा कर रखेंगे, सैल्यूट करेंगे। तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, जहां सड़कों से, नली गलियों से निकल करके और टूटे टप्परों से निकल करके भी व्यक्ति जो है इस देश का पीएम बन सकता है, इस देश का सीएम, इस राज्य का किसी भी राज्य का सीएम बन सकता है। और जो सत्येंद्र तिवारी जैसे लोगों की जो नियुक्तियां होती हैं उसमें भी ज्यादातर गरीब झोपड़ी झुग्गियों के बच्चे हर बार आईएएस पीसीएस के एग्जाम में अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। लेकिन नितेश जी, एक सवाल यह भी है कि हमारे देश में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या बर्तन बेचने वाला व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता? क्यों नहीं लड़ सकता? जब चाय बेचने वाला हमारे देश के अंदर, हमारा देश सम्मान के साथ में वोट दे करके उसको प्रधानमंत्री बना सकता है, हमारे देश की जनता, तो हमारे देश की जनता ऐसे बर्तन बेचने वाले व्यक्ति को एमपी क्यों नहीं बना सकती है? इस हमारे यूपी में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो खुद पहले मठ में पूजा अर्चना करते थे, आज वो मुख्यमंत्री बन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके पूरा राज्य चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। तो छेदू चमार ये क्यों नहीं चला सकता राज्य को? क्यों नहीं वो नामांकन कर सकता? और पहली प्रोसेसिंग ये है कि नामांकन करे, कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाहे झोपड़ी से आए, चाहे महलों से आए, चाहे जो टूटी सड़कों से आए, चाहे बड़ी गाड़ी से आए, चाहे साइकिल से बैठ कर आए, लेकिन लोकतंत्र में ये बराबर राजा और रंक को अधिकार है कि वो अपना नामांकन कर सकता है, वो कहीं से चुनाव लड़ सकता है। और एमपी का चुनाव तो ऐसा जो पूरे देश भर के अंदर किसी भी एमपी की सीट पर जाकर के वो नामांकन कर सकता है। अगर नामांकन रद्द किया है तो ये जाति के चलते हुए किया, क्योंकि छेदू चमार अपने नाम के पीछे स्पष्ट रूप से लिखता है चमार, और बर्तन बजाता है और अपने नाम का प्रचार वो स्वयं करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी गाड़ियां नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है जो उसके पीछे नारा लगाएं, उसके लिए जय जयकार करें, वाहवाही करें या झूठे उसके कसीदे गढ़े तारीफों के। तो अकेला छेदू चमार अपने दम पर जो है अपना प्रचार करता है। ऐसी स्थिति में अगर उसको भगाया गया है तो ऐसे में यहाँ सीओ सत्येंद्र तिवारी जो जाति से ब्राह्मण है, जिसकी घृणा साफ दिख रही है, जो धक्के मार रहा है, उस पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो बर्खास्त होना चाहिए पोस्ट से। वास्तव में कार्रवाई तो यही कहती है। और चुनाव आयोग से ऊपर नहीं है सीओ सत्येंद्र तिवारी कि चुनाव आयोग ने जब कह दिया कि अगर उसकी कोई गलती होगी उसकी उसमें होगी तो स्क्रूटनी का प्रावधान होता है, स्क्रूटनी में वो अपना करेगा। तुमने उससे पहले कैसे किया? और वो आज पहली बार नामांकन नहीं कर रहा, वो नामांकन का भी एक्सपर्ट हो गया होगा, क्योंकि वो इतने वर्षों से चुनाव लड़ रहा है, वो पार्षद से लेकर के MP तक का चुनाव लड़ रहा है। जीते ना जीते वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोकतंत्र में और चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखते हो, चुनाव लड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसका नामांकन रद्द किया गया है तो ये जाति घृणा के चलते किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए और उसका नामांकन बहाल होना चाहिए, उसको पूरे सम्मान के साथ लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो इंडिया गठबंधन को उसको टिकट देना चाहिए, बहन जी को टिकट देना चाहिए, भीम आर्मी को टिकट, जितनी ये विपक्षी दल है इनको सबको टिकट के लिए उसके आगे लाइन लगा देनी चाहिए, ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े, उसके जैसे और गरीबों का भी आत्मविश्वास बढ़े कि हाँ, राजनीतिक पार्टियां धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के लिए नहीं है, केवल गरीबों के लिए भी। हमारे देश में बाबा साहब ने चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को एक वोट का अधिकार दिया था। वोट की ताकत दी थी एक आदमी को, इसके अलावा उनको चुनाव लड़ने की ताकत दी थी। क्या छेदू चमार से वो ताकत छीन ली गई आज अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश में? देखिए, अधिकारी की कोई औकात नहीं है कि वो एक नागरिक से उसके नामांकन की या वोट देने की या वोट मांगने की, नेता बनने के लिए इसकी वो पावर छीन सके या उसका वो राइट्स छीन सके, क्योंकि खुद एक कर्मचारी सरकार की तनख्वाह के रहमो करम पर होता है, जनता की सेवा के लिए होता है। और ये तो अभी इसको जो वो औकात की बात कर रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है छेदू चमार के, तुम यहाँ कैंपस में घुसोगे, तुम नामांकन करोगे, तो अगर औकात की बात है तो औकात इतनी है कि इसी समाज की औकात की वजह से इस देश के अंदर आज भी अगर सत्य की विचारधारा चल रही है या कोई विपक्ष में बैठ करके मुद्दों की बात कर रहा है तो वो यही लोग हैं जो वास्तव में जिंदा हैं
जो चलते फिरते मुर्दे नहीं है, जो केवल चापलूसी में नहीं लगे, जो वास्तव में मुद्दों की बात करते हैं, जो जनता को जगाते हैं कि तुम्हारे मुद्दे मंदिर मस्जिद या तुम्हारे मुद्दे कांवड़ उठाना नहीं है, तुम्हारे मुद्दे तुम्हारे अधिकार, शिक्षा है, स्वास्थ्य और रोजगार, तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। तो ऐसे लोग जो धर्म की इर्द गिर्द राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सत्ता में भी बैठे हैं और जो प्रशासन में भी बैठे हैं, वो जाति से घृणित व्यक्ति हैं। वो इस तरह की जातिवादी मानसिकता उनकी ऐसे समय पर दिखती है जब कोई एक व्यवस्था में सबसे नीचे दबाया गया, सबसे ज्यादा दमन किया गया व्यक्ति जब उठकर आता है, ऊपर से वो अपने नाम के साथ जो शब्द जुड़ा है, जो जाति जुड़ी, उससे वो अंदरूनी घृणा नहीं रखता या दया का पात्र नहीं समझता, वो उसको अपनी ताकत मानकर अपने नाम के पीछे लगा लेता है टाइटल के रूप में चमार। तो ये सामने वाले को एकदम चोट पहुंचाता है कि यार जिसको हमने जाति के नाम पर दबाया, अब वो जाति के नाम पर उठकर कोशिश कर रहा है। तो ये वो घृणा है जो दिखाई दी है, और सत्येंद्र तिवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसको बर्खास्त करना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे देश में दलित यदि मंदिर में घुस जाता है तो वहां धक्के मारकर भगाया जाता है, घोड़ी पर चढ़ जाता है तो वहां उतारे जाता है, किस सरकारी हैंडपंप पे चला जाता है, कुएं पर चले जाता है तो वहां धक्के मारे जाते हैं। अब ये चुनाव लड़ने चले गए छेदा चमार, इनको यहाँ का अधिकारी धक्के मार दिए, तो ये देश में हो क्या रहा है? जबकि मोदी जी ने खुद कहा था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट कर लो। तो क्या मोदी जी उस सत्येंद्र जो तिवारी जो CEO हैं कौशाम्बी में, क्या उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, मोदी जी पावर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो चाहे तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि इस देश के अंदर जिन लोगों की बात की जाती है, जिन लोगों को खुश करने के लिए बाबा साहब की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, बाबा साहब की बातों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि खुद बाबा साहब भी अगर उतर कर आ जाए दोबारा से तो भी संविधान नहीं बदल सकते, संविधान नहीं बदला जाएगा। तो ये उन्हीं ऐसे ही छेदू चमार जैसे लोगों की ताकत है जो संविधान के बात करते हैं, जो संविधान के दम पर खड़े होते हैं और हिम्मत दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री तक को मजबूर होना पड़ा ये बताने के लिए कि संविधान नहीं बदला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे उन्होंने ये बयान दिया, तो ऐसी स्थिति में उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो संविधान के एकदम खिलाफ है ना। संविधान कब कहता है कि आप गरीब आदमी को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार नहीं देंगे? चुनाव आयोग अगर आज भारत में बात करें तो इस भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और लिखित संविधान के रूप में पहचान मिलती है कि भारत के अंदर लोकतंत्र है। भारत के अंदर राजा राज नहीं करता, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजा को चुना जाता है। यही एक एक वोट के माध्यम से उनकी गिनती होती है, तब एक इस देश का प्रधानमंत्री बनता है।